अ, अगर हमने देखा सन जो है वो अलग अलग साइकिल्स को चला रहा है, सोलर एनर्जी से बाकी सारी साइकिल्स चल रही हैं। तो सन तो बाकी प्लैनेट्स पे भी चमक रहा है। अर्थ के अलावा हमारे सोलर सिस्टम में और कौन कौन से प्लैनेट हैं हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस। तो इन सब में लाइफ क्यों नहीं है? अर्थ में ही लाइफ क्यों है? सन ही अगर चला रहा है सब कुछ, तो सन तो इन लोग के लिए भी है, इन सारे ग्रहों के लिए भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक एक करके हम दोनों क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। तो पहला आंसर है हमारा कि इतने सारे वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स यानी बायोडाइवर्सिटी, हिंदी में बोलते हैं जैव विविधता। तो जैव विविधता कैसे आ गई? देखिए, जो बदलाव है इस चीज के हमें साक्ष्य मिले हैं। वी हैव एविडेंस दैट the changes are happening even on the earth's surface. The land, the continents are splitting and moving away. महाद्वीप हैं वो बीच से टूट के एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं। ऐसा एकदम से नहीं होता है, मगर करोड़ों साल में होता है, लाखों सालों में होता है। तो हमें ऑब्जर्व करने में नहीं पता चलता, मगर धीरे धीरे ऐसा हो रहा है। क्यों, कैसे, ये इसका क्या प्रमाण है, क्या एविडेंस है? आप देखें यहाँ पे साउथ अमेरिका और अफ्रीका, आप देखेंगे इनका कोस्ट लाइन है वो क्या है, मैच कर रहा है। साउथ अमेरिका और अफ्रीका का कोस्ट लाइन मैच कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि पहले दोनों जुड़े हुए थे, अब टूट के अलग हो गए। और आप देखिए यहाँ पे अरेबिया में टूटना शुरू हो गया अफ्रीका से। तो ये अरेबिया अफ्रीका से टूट रहा है और धीरे धीरे अलग हो रहा है। आज की स्थिति क्या है कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में हमारे पास अटलांटिक ओशियन है, और ये भी अलग हो रहा है, इसके बीच में रेड सी आ चुका है। तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, चेंजेस, जो लॉन्ग टर्म चेंजेस की बात की थी हमने, सीजनल चेंजेस, डेली चेंजेस, लॉन्ग टर्म चेंजेस। लॉन्ग टर्म चेंजेस में कुछ ऐसा भी होता है जो जिनका टर्म इतना लॉन्ग होता है कि कुछ लाखों सालों में होते हैं, मगर उससे बहुत बड़ा बदलाव आता है। जमीन अलग हो जाती है, बीच में समुद्र आ जाता है, या कई बार जमीन मिल भी जाती है। ऐसे भी बड़े बड़े बदलाव आते हैं। महाद्वीप अलग हुए हैं, कॉन्टिनेंट्स स्प्लिट अपार्ट, कॉन्टिनेंट्स मीट। Okay, so many things are happening. Now I'll tell you another example. When you look at Himalayas, okay, हिमालय में जो ऊंची चोटियां हैं, लाइक द पीक्स विच आर मोर देन 8,000 मीटर हाई, what we have found over there, we have found sedimentary rocks which actually form in the ocean bed. It means कि हिमालय पर्वत के ऊपर जो चट्टानें हैं वो वास्तव में ऐसी क्षेत्र में बनी हैं जब वो समुद्र के तलहटी में था वो क्षेत्र। तो आप सोचिए कितना बदलाव आ गया। जो चीज आज 8,000 मीटर ऊंची है, वो पुराने समय में लाखों साल पहले वो चीज समुद्र से बहुत नीचे, समुद्र का वो तल था। तो कितना बदलाव, हमारा पूरी पृथ्वी जो है वो बदलाव लगातार होता रहता है। ठीक है, तो पहली चीज तो बदलाव लगातार होता रहता है। और जब इतना बड़ा बदलाव होता है तो क्या होता है, सारा का सारा इन्वायरमेंट, पर्यावरण बदल जाता है। अब आप सोचिए, जब हिमालय का क्षेत्र समुद्र के नीचे रहा होगा तो वहां पे दूसरी तरीके के प्राणी रहे होंगे, जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स माइट बी एग्जिस्टिंग इन दैट जोन। फॉर एग्जाम्पल सम फिशेस, सम टर्टल्स, सम सी ग्रास, some plankton, all these kind of organisms. And as that region emerged out of water and increased in height, तो fishes सारे मर गए, amphibians सारे मर गए, और it led to new kind of organisms, वहां पे दूसरी तरीके के प्राणी आ गए। So when there are such a huge changes, like महाद्वीप, continents are splitting, something is going down, something is going up, जब इतने बड़े बदलाव आते हैं पर्यावरण में, तो एक्सटिंक्शन होता है। एक्सटिंक्शन यानी कि बहुत सारे स्पीशीज एक साथ विलुप्त हो जाते हैं, और वो विलुप्त हो जाने के बाद कुछ दूसरे तरीके के प्राणी उस क्षेत्र में, जो उस तरीके के नए बदले हुए पर्यावरण से अडेप्ट कर लिया हो, जिन्होंने खुद को नए तरीके के माहौल में ढाल लिया हो, वो प्राणी अब वहां पे आके रहने लगते हैं। तो व्हाट वी सी इज, before extinction different type of organisms like dinosaurs and other things were there.
after extinction, new kind of plants and animals come into that region. It kind of plants and animals depend on kind of environment. Okay, environment. So hence we see that there is an extinction happening and evolution happening. What is evolution? क्रम विकास. कैसे लोगों ने, नए नए प्राणियों ने अपने आप को नई परिस्थितियों में ढाला. ठीक है, जिराफ की गर्दन लंबी हो गई क्योंकि उसके ऊंचे ऊंचे पेड़ में हरी हरी पत्ती खानी थी, तो धीरे धीरे नई लंबी होती चली गई. लाखों लाखों वर्षों में ऑल दीज चेंजेस हैपेंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ lakhs of years or millions of years. So slowly a new kind of organisms evolved which was suited to the new kind of conditions. Okay, so this, while this leads to extinction, this also leads to evolution. And so different kind of environmental conditions create different kind of species, अलग अलग तरीके के प्राणी. बायोडाइवर्सिटी, जिसको व्हाट वी कॉल इन हिंदी एज जैव विविधता. हेंस द फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर्ड दैट हाउ कम डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग बीइंग्स आर एग्जिस्टिंग इन दिस प्लैनेट. ये जैव विविधता कैसे आई? जैसे जैसे पर्यावरण बदलता रहा, पृथ्वी बदलती रही, पृथ्वी बदलती रही, पर्यावरण बदलता रहा, पर्यावरण बदलता रहा, तो नए नए प्राणी इवॉल्व करते रहे. राइट? सो आई होप दिस होल थिंग इज क्लियर. As the earth was changing, the environment was changing. As the environment was changing, new organisms who were able to adapt to the new environment, they came into existence, right? So now let us move forward to the next part. Changes in the physical environment. The same thing is being said over here. So changes in the physical environment led to the change in the biological environment. जो physical environment का बदलाव हुआ, वो biological environment में reflect हुआ. And these changes may be due to human activity also. कई बार नेचर ये चेंज ना करके इंसान ही बदलाव का कारण बनता है. I'll give you one example. Right? See, human beings, बहुत सारे human beings थे. So there was a specific case which happened. एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा कि human beings used to do domestication of cows and buffaloes. कई सारे लोग गाय और भैंस को पालते हैं. सो वो क्या करते हैं, वो in order to get more milk out of cow and buffalo, they use some kind of injection. Okay, so there is a kind of injection which they give. There is a chemical in it. Okay, एक ऐसा उसमें इंजेक्शन, एक केमिकल होता है. दैट केमिकल, सो व्हेन द एनिमल डाइज, जो काऊ या बफेलो वो मृत हो गई, देन there were scavengers. Scavengers means eagle and vultures, चील और गिद्ध, वो आके उसको खाते थे. तो वो केमिकल उनकी बॉडी में चला जाता था. एंड ये केमिकल डाला किसने? ह्यूमन बींग्स ने. सो ह्यूमन बींग इज चेंजिंग द थिंग्स. नाउ बिकॉज ऑफ दिस केमिकल what happens is the vultures extinct. जो vultures हैं वो बहुत ज़्यादा लगभग विलुप्त होने की कगार पे आ गए. They are almost on the verge of extinctions. तो आप देखेंगे पहले समय 1990s में बहुत सारे गिद्ध नज़र आते थे, लेकिन आज कोई भी गिद्ध नज़र नहीं आते क्योंकि वो सब बहुत बड़े स्केल पे उनकी मृत्यु हुई. किस वजह से? वो जो केमिकल इंजेक्ट कर रहे थे ह्यूमन बींग्स गाय और भैंस के उसमें, उसकी वजह से. और जब गिद्ध की संख्या कम हुई, क्योंकि देखिए गिद्ध का काम क्या था, वो मृत प्राणियों से, they were scavengers, they used to feed upon dead animals. So वो क्लीनिंग कर रहे थे, जितने भी डेड एनिमल्स थे उनको क्लीन कर रहे थे एनवायरमेंट से. they used to eat them, digest them. okay, उनको क्लीन कर देते थे. now this, when the vultures population decreased, the dogs population increased. अब देखेंगे चारों तरफ डॉग्स की पॉपुलेशन बढ़ गई. डॉग्स, बिकॉज डॉग्स ऑल्सो डू द सेम थिंग. vultures affected by the chemical, right? and dogs were not affected, so dogs population increased. इस तरीके से हमने देखा एक प्राणी विलुप्त की कगार में आ गया और दूसरे की जनसंख्या बढ़ गई, तो पूरा हमारा वो चेंज हो गया, नए तरीके के ऑर्गेनिजम्स आ गए. तो लाइक दिस इज वन एग्जाम्पल. ह्यूमन इंड्यूस चेंजेस भी होते हैं. ज़ोइनी कॉन्टिनेंट के ड्रिफ्ट होने से चेंजेस आए, ह्यूमन बींग्स के इंटरवेंशन से भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं.
ठीक है। और डॉग्स की पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होने लगा, डॉग बाइट्स होने लगे, बहुत सारे रैबीज नाम की बीमारी फैलने लगी, तो इस तरह से नई प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। सो ह्यूमन बींग्स हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल। नाउ लेट अस कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, लेट अस आंसर सेकेंड क्वेश्चन। हमारा दूसरा सवाल था कि सूर्य तो बाकी के ग्रहों में भी चमकता है, वहां पे ये चक्र क्यों नहीं चलते, वहां पे जीवन क्यों नहीं है, राइट? सी, अर्थ इज यूनिक। हमारा जो पृथ्वी है बहुत ही यूनिक है, खास है। क्यों? इसमें ये टॉपिक हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था। अभी हम थोड़ा सा क्विक रिकैप करा रहे हैं कि अर्थ की सूरज से, सन से जो डिस्टेंस है वो इतनी यूनिक है, इट इज कॉल्ड ऑप्टिमल डिस्टेंस, यानी उचित दूरी। वो दूरी इतनी उचित है, यानी कि अगर पृथ्वी, अर्थ जो है सन के पास में होती, मरकरी और वीनस की तरह, तो बहुत गर्म होती, और अगर दूर होती जुपिटर की तरह तो बहुत ठंडी होती। मगर वो बीच में 150 मिलियन किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस ऑप्टिमम डिस्टेंस है। इसको हम क्या बोलते थे, गोल्डीलॉक्स जोन्स। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में अर्थ इन द सोलर सिस्टम में वी हैव स्टडीड इट, राइट? सो बिकॉज ऑफ दिस यूनिकनेस दैट द डिस्टेंस इज ऑप्टिमम, सो द टेम्परेचर इज ऑल्सो ऑप्टिमम। तापमान भी बिल्कुल उचित रहता है, बहुत गर्म नहीं रहता पृथ्वी में तापमान, बहुत ठंडा नहीं रहता। अब इसकी वजह से देखेंगे क्या होता है, जब तापमान हमारा उचित रहता है तो जो पानी है, लिक्विड वाटर, ये लिक्विड फॉर्म में मिलता है, तरल रूप में मिलता है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। पानी जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये बहुत गर्म होता तो सारा पानी भाप बन जाता, और बहुत ठंडा होता तो सारा पानी बर्फ में कन्वर्ट हो जाता, कन्वर्ट इनटू आइस। बट क्योंकि उसका तापमान बीच में है तो ये पानी हमें मिलता है। और इसके अलावा जब जिस क्षेत्र में ज्यादा गर्मी होती है वहां पे भाप भी बनती है, और जिस क्षेत्र में सर्दी होती है वहां पे बर्फ भी बनती है। तो हमें तीनों चीज मिलती हैं, बर्फ, पानी और भाप। और इसकी वजह से हमारा क्या बनता है, जल का चक्र बनता है, मीन्स वाटर साइकिल। और साइकिल, दिस इज एसेंशियल फॉर लाइफ। तो ये दूरी की वजह से हमारा टेम्परेचर ऑप्टिमम है, जिसकी वजह से पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जिसमें वी गेट लाइफ, वी गेट टू सी द लाइफ एंड द बायोस्फीयर और जैव मंडल। ओके, सो मॉडरेट टेम्परेचर एंड देयर इज एटमॉस्फियर ऑल्सो। सी, अपार्ट फ्रॉम डिस्टेंस, जो एटमॉस्फियर है हमारी चारों तरफ, उसमें ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन जरूरी है लाइफ के लिए। उसके अलावा एटमॉस्फेयर एक काम और करता है। देखिए, एटमॉस्फेयर दो काम करता है। पहली चीज तो ऑक्सीजन मिलती है, दूसरा काम है टेम्परेचर को मॉडरेट कर देता है। दिन और रात के बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, या विंटर सीजन और समर सीजन के बीच में टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है, ये हवा की वजह से मॉडरेट हो जाता है। बीच का होता है, एकदम से दिन से रात, एकदम से सर्दी से गर्मी नहीं होती, गर्मी से एकदम से सर्दी नहीं होती, बीच में धीरे धीरे ये प्रोसेस होता है। हवा जो है वो एक तरीके से ब्लैंकेट का काम करती है। तो ये टेम्परेचर मॉडरेशन ये भी करता है, एयर भी हमारा। तो टेम्परेचर मॉडरेशन हो गया, ऑक्सीजन मिल गई, सन मिल गया। सन, ऑक्सीजन, वाटर, टेम्परेचर, ये सारी कंडीशंस हमारी कहाँ मिल गई, अर्थ में। और ये सारी कंडीशंस मिला के क्या बन रही है, हमारा एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट जो है अर्थ में लाइफ के लिए बिल्कुल सूटेबल है। इसीलिए केवल अर्थ में ही ये सब है, बाकी जगह कहीं पे पानी नहीं है, कहीं पे हवा नहीं है। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम्स हैं। तो कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो बहुत पास हैं, कुछ ऐसे प्लैनेट हैं जो बहुत दूर हैं। तो आई होप दिस होल थिंग इज कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। Because of this, we get life diversity, we get growth of plants and animals and evolution, and hence we get biosphere. So again we come to the same diagram, bring us to the same point कि biosphere is there on earth, right? And it is the contact zone between air, water and the earth, right?